एवरीवन, ये हमारा ग्रेविटेशनल का आज ये दूसरा वीडियो है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटेशन की थ्योरी बताई थी और कुछ सम्स कराए थे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, और आपको इसके नोट्स भी आज नीचे मिल जाएंगे लिंक में। अब आगे देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हॉलो के अंदर से पूरा खोखला होता है, तो हॉलो में आप अंदर कोई भी मास रखेंगे तो उस पर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। जबकि सॉलिड स्फीयर में आप अंदर कोई भी मास रखेंगे तो उसका फोर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही। डिपेंड करता है कि आप अंदर भी कहाँ कहाँ रख रहे हैं। और अगर मैं हॉलो और सॉलिड में बात करूँ, चाहे वो हॉलो या सॉलिड हो, दोनों के सरफेस पे या बाहर कहीं भी रखोगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तो मैंने ए वाला केस करा दिया है, ए वाला केस देखो आपको सामने दिख रहा है, ये भी करा दिया है। अब बस एक केस बचा है कि अगर मैं सॉलिड के बीच में कहीं रखूँ मास तो क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं, इसमें सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस एम कॉमा आर है। ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर से पूरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने सर्कल बनाया सर खोखला है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड स्फीयर पूरा भरा ही होता है। एक क्वेश्चन ही बता रहा है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मास ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखो, क्या किसी भी स्फीयर का अपन क्या कांस्टेंट मानेंगे, किसी भी स्फीयर का क्या कांस्टेंट माना जाता है, डेंसिटी। एक चीज हम सबसे पहले कांस्टेंट मानते हैं, डेंसिटी। ठीक है, एक कितना मास घेर है, कितना दूर है रेडियस, r/2 दूर है ना सेंटर से, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, किसी भी स्फीयर का क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट होता है। तो मतलब आप मास और वॉल्यूम को कोरिलेट कर सकते हो। तो आप इसमें डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते कि डायरेक्ट फॉर्मूला रख के नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको इसका, ये जो इतना सॉलिड स्फीयर है ना, इस m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस m का वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ सॉलिड स्फीयर का वैल्यू पता है, कैपिटल M, इसका नहीं पता। तो आपको इसका निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, m/m इज इक्वल टू, अब इस स्फीयर का वॉल्यूम v2/v1। v2 कितना है, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई। कितना रेडियस है इसका, r/2 गिवन है, r/2 का क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब। क्या आएगा आंसर, r3/8 डिवाइड बाय r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब चटक गया, 1/8। m को जब आप उधर भेजोगे तो आंसर क्या आएगा, m का 1/m/8 आएगा। अब आप इसमें फोर्स लगा सकते हो। तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू Gmm डिवाइड बाय डिस्टेंस। कितना आएगा डिस्टेंस, Gmm डिवाइड बाय r/2 का स्क्वायर, बराबर है। डिस्टेंस r/2 है ना, तो देखो ना इसके और इसके बीच का डिस्टेंस r/2। तो Gm, इस m का वैल्यू रख दो, क्या होगा m/8। फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, r²/4, इससे कटेगा तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो Gm²/2r²। तो इसका जो फोर्स का आंसर आएगा वो Gm²/2r²। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट मास पर लगेगा ना, वो कितना लगेगा, Gm²/2r² के बराबर। तो इस सब में आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें डेंसिटी को कांस्टेंट लेके मास और वॉल्यूम को कोरिलेट करके उसमें आपको जो भी पॉइंट मास दिया है उसका मास आपको बड़े वाले स्फीयर, जो भी सॉलिड स्फीयर है उसके मास के टर्म में निकालना है। फिर उसके मास के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर लाएंगे। डायरेक्ट आप ऐसा आंसर नहीं बोल सकते कि इसका आंसर आएगा Gmm/r/2 का स्क्वायर। ये आपको पॉइंट मास आपको निकालना पड़ेगा और वो आप डेंसिटी कांस्टेंट मान के निकालेंगे। तो चारों केस मैंने करा दिया। पहला केस क्या था कि अगर हॉलो स्फीयर के अंदर आप कहीं भी रखेंगे तो F 0 आएगा, क्योंकि फील्ड है ही नहीं। सॉलिड स्फीयर पूरा अंदर से भरा होता है, मतलब फील्ड रहेगा, तो इसका कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। यहाँ r/2 रखा था तो यहाँ ये आंसर है, अलग डिस्टेंस पे रखेंगे तो अलग आएगा। तीसरा और चौथा केस सेम है। तीसरा और चौथा क्या है कि हॉलो के सरफेस पे रख दो या बाहर रख दो, सॉलिड के सरफेस पे या बाहर रख दो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये भी मैंने कराया, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आगे के और सम्स देखते हैं। ये अभी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही चल रहा है, उसी के हम वेरिएशंस कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या बोल रहा है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर 3 पार्टिकल। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक बात सुनो, कभी भी ना ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पार्टिकल से निकालते हैं। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पार्टिकल, जैसे कोई भी पार्टिकल कहीं भी हो तो आप ऐसा नहीं कि उसका, अब मान लो ये पार्टिकल ऐसा है, ये पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो आप ए डिस्टेंस लेंगे। लाइन जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही ना कि ए डिस्टेंस लेंगे, ना कि ए डिस्टेंस लेंगे, ए डिस्टेंस राइट है, बराबर। तो लाइन ज्वाइनिंग से हम
वो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे इसने बोला कि किसी एक पार्टिकल पे आप, चारों तो सेम ही है ना, तो किसी एक को आप चूज कर लो। जैसे मान लो मैंने इसको चूज किया, अदर 3 पार्टिकल की वजह से फोर्स होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसके वजह से तो ऐसा होगा, इसके वजह से तो ऐसा होगा, और इस पार्टिकल के लिए क्या ये फोर्स ऐसा हो जाएगा, इस डिस्टेंस पे होगा ना। तो क्या होगा नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होगा? पहले तो नेट फोर्स एक क्या होगा, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, मान लो इन दो पार्टिकल की वजह से नेट फोर्स क्या आएगा, एफ डैश आएगा। और इसकी वजह से कितना आएगा, इसके वजह से मान लीजिए F2 आ रहा है, तो क्या होगा एफ डैश प्लस F2। अब क्या मैंने आपको बताया था कि जब दो सेम मास, दो पार्टिकल है, दोनों के सेम मास हो और एंगल कितने का 90 डिग्री हो, तो फोर्स क्या होता है, √2F। आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, इसमें वेक्टर्स के फॉर्मूले लगाते मैंने देखो बताया था ना कि अगर एफ नेट में अगर मान लीजिए सब सेम है और 60 डिग्री है तो √3F आंसर होता है। जैसे इन दोनों फोर्स के बीच में √3F 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है तो √2F, 120 होता है तो क्या होता है, F होता है। तो एफ डैश क्या आएगा, √2F प्लस F2 क्या आएगा, F2 कितना आएगा, GM स्क्वायर, G दोनों मास GM स्क्वायर, ये दोनों मास, और डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो स्क्वायर में क्या है, AL है, ये भी L है, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा √2L। तो √2L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर, और √2 इनका आंसर इस F का, इस किसी एक F का बता दो, GM स्क्वायर डिवाइड बाय L का स्क्वायर, √2F आएगा ना इन दोनों का। इन दोनों के वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, √2F, और इसका अपने को अलग से निकालना पड़ेगा, प्लस GM स्क्वायर डिवाइड बाय 2L का स्क्वायर। तो ये हो गया इस केस में आंसर। तो आपको बस एक केस में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि कोई भी पार्टिकल हो, बस आप उनसे लाइन जॉइनिंग करें। और अगर आप कोई दो पार्टिकल्स है सेम मतलब सेम ही है, और अगर उनमें 90 डिग्री बन रहा है तो √2F होगा उन दोनों नेट फोर्स, या फिर 60 डिग्री बन रहा है तो √3F, 120 डिग्री है तो F ही आएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा जा चुका है, नीट 2013 में ये सवाल आया था। मान लीजिए एक मास है, कैपिटल M मास है, जो कि एक्सिस पे 0,0 पे रखा है, मतलब कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। फिर इससे 1 मीटर डिस्टेंस दूर एक मास रखा है, 2 मीटर दूर, फिर 4 मीटर, फिर ऐसे 8 मीटर, तो ऐसे करके इन्फिनिट तक रखा है। तो अपने को नेट फोर्स बताना है M पर, कैपिटल M पर, ड्यू टू स्मॉल m, मतलब इन छोटे छोटे एम्स की वजह से कैपिटल M पे कितना मास आएगा। तो थोड़ा सा ये सवाल है, पूछ लिया जाता है, सब सवाल नीट में आ चुके हैं, तो एक अलग वेरिएशन है। मैं आपको सेम वेरिएशन का एक भी सवाल नहीं करूँगा, हर सवाल अलग अलग वेरिएशन का होगा। तो एफ नेट क्या आएगा, इस वाले एम की वजह से क्या आएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m, डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर। इस वाले एम की वजह से क्या आएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m 2 का स्क्वायर। इस वाले एम की वजह से जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। तो ऐसे करके इन्फानाइट तक जाएगा। कितना लिखेंगे हम लोग, ऐसे करके इन्फानाइट तक जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते, जी एम एम डिवाइड बाय 1 प्लस जी एम एम डिवाइड बाय 4 प्लस जी एम एम डिवाइड बाय 16 प्लस ऐसे करके इन्फानाइट। जी एम एम क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। ठीक है, तो क्या एक कुछ ही जीपी की तरह बना है, जीपी देखो ना, जीपी बना है 1 प्लस 1/4 1/16। तो जीपी का केस क्या होगा, सम क्या होगा, जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या होता है, ये आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये जनरली फिजिक्स में आता है, जब यही वाला सिर्फ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला फिजिक्स में आता है जीपीएचपी से। कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ ना, 1/1 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 1/4 डिवाइड बाय 1 कितना है, 1/4 ही तो आया, तो क्या आ जाएगा, और जी एम एम कॉमन करके लिख दो, क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन ये कितना आएगा 3/4, तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 4/3। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो एफ नेट में, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जी एम एम
और इसका जीपी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 4/3 GMM। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बस इस समय आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए कि आपको मैथमेटिक्स का क्या फॉर्मूला लगाना है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए मैथमेटिक्स। बाकी इस सम में कुछ भी नहीं है, ये सम बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे के सम्स देखते हैं। अब इस सम को अगर देखें तो इस सम में क्या पूछा है वो देखते हैं। 2 पॉइंट मास MNNM, 2 पॉइंट मास है, एक का मास M है और एक का मास NM है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R, दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ M सो डेट नेट फोर्स इज 0। आपको एक मास को रखना है, कैपिटल M को रखना है, जिसके वजह से नेट फोर्स इन दोनों के बीच में 0 हो जाए। तो पहले तो कैपिटल M आप कहीं बीच में ही रखो। क्यों? क्योंकि इस M की वजह से फोर्स इधर होगा, इस M की वजह से फोर्स इधर होगा। तो मान लो कैपिटल M मैंने कहीं इधर बीच में रखा है और ऐसे ऐसे नेट फोर्स 0 होगा। मान लीजिए स्मॉल m से कैपिटल M का डिस्टेंस x दूर है, तो कैपिटल M और NM के बीच कितना डिस्टेंस आएगा R-x। अब मुझे एक बात बताओ, M और NM में सबसे ज़्यादा मास किसका है? NM का है ना भाई। NM तो एक इंटीजर नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5, मास थोड़ी नेगेटिव होता है। तो मैंने ये जो डिस्टेंस लिया x डिस्टेंस ना, ये स्मॉल मास से लिया है। किससे लिया है? स्मॉल मास से। एक जनरल फॉर्मूला, इससे एक फॉर्मूला डिराइव होगा। जो मैंने मास लिया है, x डिस्टेंस लिया है, स्मॉल मास से लिया। अब मुझे नेट फोर्स 0 मानना है। क्वेश्चन में बोला नेट फोर्स 0 होगा, वहां निकालो। तो मान लो F नेट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो मान लीजिए इस मास की वजह से कोई फोर्स आया F1, इसके वजह से कोई फोर्स आया F2, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? F2 होगा। अब F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? GMM डिवाइड बाई x का स्क्वायर, बरोबर, इज इक्वल टू GM इंटू NM, NM ना, इसका मास NM है, डिवाइड बाय R माइनस x का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा? आगे क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m, GM JM ये सब कट जाएगा। अब क्या आंसर आएगा? तो R माइनस एक्स स्क्वायर, R माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू NX स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? x निकालना है ना। तो आगे देखो, r माइनस एक्स। अब क्या ऐसे लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू रूट ऑफ n x प्लस x, बरोबर। तो क्या r इज इक्वल टू रूट ऑफ n प्लस 1 इज इंटू एक्स हो जाएगा। तो क्या x इज इक्वल टू r अपॉन रूट ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? r अपॉन रूट ऑफ n प्लस 1। एक फॉर्मूला आपको आज के बाद याद रखना है कि कभी भी अगर दो मास हैं, दो मास के बीच में कोई मास रखा गया है और उस पर नेट फोर्स 0 निकालना है, तो उसके केस में फॉर्मूला x इज इक्वल टू r अपॉन उन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय रूट ऑफ n प्लस 1। ये n क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ मास है 1m है ना, यहाँ nm होगा, मल्टीपल। और आपको हमेशा मल्टीपल ही पूछता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल होता है। और x जो होती है कहाँ से डिस्टेंस होती है? छोटे वाले मास से, छोटे वाले मास से, ठीक है। कभी भी गलती मत करो, कभी कभी आपको बड़े मास से डिस्टेंस पूछेगा तो आपको वहाँ r माइनस एक्स करना पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम में दो मास आपको दिए हुए हैं, एक 9m और एक m, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है और आपको कोई एक m मास है जो बीच में रख दिया और आपको डिस्टेंस 9m से पूछ रहा है। तो पहले तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इसमें डिस्टेंस कहाँ से आएगा? इसमें डिस्टेंस आएगा m से, छोटे वाले मास से। x तो छोटे वाले मास से होता है ना, तो r कितना दिया हुआ है 20, n कितना होगा 9 होगा ना। देखो ना मल्टीपल, m 1m और 9m, तो रूट ऑफ 9 प्लस 1 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 20 डिवाइड बाय 4 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5। ये 5 कहाँ से है? ये छोटे वाले मास से है, छोटे वाले मास से, मतलब किससे है? m से है, मीन्स किससे? m से। तो बड़े वाले मास से कितना होगा? 9m से कितना होगा? 9m से कितना होगा? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये गलती ना करें, ये फॉर्मूला छोटे वाले मास से, तो आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। अब ये हमेशा हम सॉल्व थोड़ी करते बैठेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बस मैंने आपको एक
मतलब जनरल चीज़ याद करा दिया। ये सारे के सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ही वेरिएशन है जो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, उसके बाद अपन इंटेंसिटी भी स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल ये पूछा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डिक्रीज बाय 3%, अगर दो मास के बीच का डिस्टेंस मैं 3% से कम कर दूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और उनका जो मास है वो इंक्रीज कर दूं 2% से, तो क्या परसेंटेज एरर बताना है। अगर आपको याद रहे, अगर आपको कभी भी एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको 5% के नीचे दिया हुआ है ना, तो आप एरर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू GM/R², वही GM²/R², ठीक है। अब यहाँ आप एरर यूज़ कर सकते हैं। एरर कैसे यूज़ करते हैं? जैसे मान लो आपको फोर्स का एरर निकालना है, परसेंटेज चेंज एरर इन फोर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो भी क्वांटिटीज़ है उनका जो रेशियो है, इस m का रेशियो कितना है, पावर कितनी इसकी 1 है, और इसका एरर लिख दो, कितने का एरर हो रहा है इसमें, इस m का कितना है, इसकी भी पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा m डिवाइड बाई m इंटू 100। ये तो मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको फटाफट में डायरेक्ट करता। अब कभी भी परसेंटेज एरर में ना, चाहे वो डिवीजन में हो या मल्टीपल में हो या डिवीजन में हो, हमेशा प्लस लगता है। ऐसा नहीं है कि सर ये डिवीजन में तो ऊपर आएगा तो माइनस होगा, नहीं, परसेंटेज एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। प्लस इसकी पावर कितना है? 2 है, 2 इंटू क्योंकि यार ये एरर जो मेथड ही है ना वो 5% तक ही लगता है, डेल्टा R/R इंटू 100, ठीक है। तो डायरेक्ट लग दो 1 इंटू डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस 3% से डिक्रीज हुआ, मास कितने से इंक्रीज हुआ? 2% से, तो 1 इंटू 2% प्लस 1 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 3%, क्योंकि डिस्टेंस 3% से डिक्रीज हो रहा है। इसमें इंक्रीज देखो, जब भी आपको एरर निकालना है परसेंटेज एरर, इसमें इंक्रीज डिक्रीज का कोई मतलब नहीं, इसमें बस पॉजिटिव करने का और जो भी पावर है वो लिखने का, और उसके बाजू में उसका एरर लिख देने का। तो 2 कितना होगा? 4 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6% हुआ ना, और ये कितना हुआ? 4, तो टोटल 10% का एरर आ जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है वो देखो, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या, दोनों मास 2% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यहाँ दोनों मास का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 4, और डिस्टेंस कितने से डिक्रीज हुआ? 3 से, और क्या इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर तो नीचे आएगा तो 2, तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 प्लस 4 10। तो इसको फटाफट भी आप सॉल्व कर सकते हो, और फटाफट सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए करके दिखा दिया। नेक्स्ट सम देखिए, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन अ टू मासेस, ये सब MCQs में पूछा जाता है, बस वहाँ 4 ऑप्शन लिख दिए जाएंगे। ये सब सम्स में जो करा रहा हूँ ये डायरेक्ट MCQ में 4 ऑप्शंस में दिखेंगे, तो आप इसके लिए MTG फिंगर टिप्स एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डिक्रीजेज बाय 25%, बोथ मासेस इंक्रीजेज बाय 25%, फाइंड अ परसेंटेज चेंज इन अ फोर्स। अगर दो मास के बीच का डिस्टेंस मैंने 25% डिक्रीज कर दिया और 25% उनके मासेस इंक्रीज किए, तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स। अब आप एरर नहीं लगाएंगे। मान लो जो F1 है वो 1 है, और अपने को F2 निकालना है, तो F2 में क्या है? पहले तो क्या लिया है उसने, दोनों मास को कितने से इंक्रीज किया है? 25 से इंक्रीज किया है, तो 100 में 25 से ऐड किया तो कितना होगा? 125 ना, 125/100, ये पहले मास का, ये दूसरे मास का। डिक्रीज कितने से किया है? 25 से डिक्रीज किया। क्या R² होता है? मतलब R² कैसे लिखते हैं? अरे फॉर्मूले में तो R² होता है ना, मतलब R इंटू R। कितने से डिक्रीज किया? 25 से। 100 में से 25 गए कितना बचा? 75, 75/100 इंटू 75/100, ठीक है। 100 से 100 तो कट गया, 100 से 100 कट गया, फटाफट। वो आप ऐसा नहीं कि माना M2 इज इक्वल टू वो पूरा सब्सटीट्यूट M1 प्लस दिस, M1 प्लस दिस, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है। 5/3 इंटू 5/3, फटाफट सॉल्व करो, 25/9 आएगा। 25/9 का आंसर कितना हो जाएगा? लगभग 2.7 आ जाएगा। F2 कितना है? 2.7। अब परसेंटेज चेंज इन फोर्स क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन फोर्स क्या आ जाएगा? F2 माइनस F1 डिवाइड बाय F1 इंटू 100। F2 कितना है? 2.7। F1 कितना है? 1 है, और 1 है इंटू कितना है? 100 कितना है? 1.7 इंटू 100, डायरेक्ट 170%। इतना टाइम नहीं लगा था। मैं अगर होता डायरेक्ट बोलता 2.7 माइनस 1 1.7, मतलब
170%, क्योंकि आपको इतना नहीं कि पहले F2 को इस ऐसे मानेंगे M1 प्लस फिर उसके बाद ऐसे करके लिखेंगे तो गलत है। पूरा फॉर्मूला लिखने की गरज नहीं है। जितना इंक्रीज हुआ है, जितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो घटा दो, इंक्रीज हुआ है तो बढ़ा दो, और जो भी पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू है उसको 1 मान लो और सेकेंड वैल्यू निकाल लो और दोनों को एक दूसरे से माइनस करके फोर्स निकाल लो। थैंक यू। आज के वीडियो में अपना इतना ही रहेगा।